हेलो गुड मॉर्निंग। दुर्गेश स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का क्लास है हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। आज इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और आज का चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। एक बार फिर से सुने, आज का उद्देश्य है, आज का क्लास है सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विषय में बेसिक जानकारी प्राप्त करना, हड़प्पा सभ्यता के विषय में बेसिक जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी, इस बेसिक जानकारी के बाद, बायोडाटा के बाद, तब उस वीडियो में जो कंपटीशन में आते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी ये को समझने के पहले, किसी भी हिस्ट्री को समझने से पहले उसकी बेसिक बायोडाटा को जानना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, ये बेसिक जानकारी, बेसिक बायोडाटा के विषय में। और आप सभी से मेरा हर बार की तरह आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे हमारी प्रोत्साहन को बल मिलेगी। तो चलिए आप सभी का समय नहीं लेते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आज डेट हो गया 27/6/2023 2023। आज का क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले जानेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ से विकसित हुई, कैसे शुरू हुई, ठीक है। इस विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। बात करते हैं सन 1826 का। 1826 ईस्वी का वो दौर, ठीक है, 1826 ईस्वी का वो दौर जिस समय एक व्यक्ति हुआ चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, इस व्यक्ति का क्या नाम था, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको रटने से काम नहीं बनने वाली। इसको अच्छी तरह से, इसके कॉन्सेप्ट को अगर यदि आप समझ लीजिएगा तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी सब्जेक्ट से बेहतरीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा लगेगा, हर कहानी को समझने। और अगर यदि इसके बेसिक बायोडाटा को अगर यदि आप अच्छी तरह से आज देख लेते हैं और जब आप इसके बाद, ये सुनने के बाद जब आप किताब पढ़ेंगे ये सिंधु घाटी चैप्टर्स का, तो मैं एकदम विश्वास दिलाता हूं आपको कि यह चैप्टर मतलब पूरी तरह से दिमाग में आपका फिट हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं सन 1826 का, और वो दौर 1826 का वो दौर, उस समय चार्ल्स मेसन एक व्यक्ति हुआ करता था। इन्होंने क्या देखा, चार्ल्स मेसन ने पाकिस्तान में उस समय जो है हमारा प्यारा भारत एक था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, अर्थात इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी एक थे, और एक आपका बांग्लादेश, ये भी एक थे, ठीक है। तो उस समय की बात मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान में एक, आज का पाकिस्तान कल का भारत, ठीक है। उस समय एक पाकिस्तान में, आज का पाकिस्तान में हड़प्पा एक गांव हुआ करता था। क्या था? हड़प्पा एक गांव हुआ करता था। इसमें से चार्ल्स मेसन का ध्यान गया, वहां के क्या करते थे, गांव के कुछ लोग को इन्होंने, चार्ल्स मेसन के द्वारा देखा गया कि गांव के कुछ लोग जब जरूरत उनको मकान बनाने की होती थी, या तो फिर और किसी भी प्रकार का जरूरत, ईंट का जरूरत जब होती थी, तो उस हड़प्पा गांव के लोग क्या करते थे, वहां के जमीन को खोदते थे और जमीन के अंदर से ईंटें निकाल करके मकान वगैरह इत्यादि इत्यादि बनाने में काम में लाते थे। तो सन, यहां पर सबसे पहला ध्यान किसका गया,
चार्ल्स मेसन का सबसे पहला ध्यान गया सन 1826 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इसकी बस इतना ही तक जानकारी है, इसके आगे इन्होंने रुचि भी नहीं ली और इसके आगे इन्होंने जानकारी भी नहीं ली। अब दौर आता है चार्ल्स मेसन। ये सब थोड़ा सा आप कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखिएगा, जहां आपको लगे कि इस पॉइंट को नोट डाउन करना चाहिए। टेक्स्ट बुक में आप जरूर नोटबुक में ये करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये 1826 ईस्वी का बात है। अब बात मैं करता हूं 1853 टू 1856। ये वो दौर 1853 से लेकर के 56, ये वो दौर जब पूरे इंडिया में रेलवे लाइन की काम जोरों शोरों से चल रही थी, अर्थात ट्रेन चलाने की जो प्रक्रिया थी, रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया थी, वो दौर पूरे इंडिया में चल रहा था। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में जो पहली ट्रेन जो चली थी वो कहां से कहां तक चली थी। ये केवल बायोडाटा आपको याद कराने के लिए मैं कह रहा हूं कि पहली ट्रेन कहां से कहां के बीच में चली थी। तो पहली ट्रेन इंडिया में अगर यदि चला था तो ये चला था मुंबई और कहां, मुंबई और ठाणे एक जगह है राजस्थान, ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में ही। ठीक है, मुंबई और ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी और उसकी लंबाई जो थी, दूरी जो थी, ये 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो पहला ट्रेन कहां से कहां के बीच में चला, मुंबई और ठाणे के बीच में, और मुंबई और ठाणे की दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर मुंबई और ठाणे की बात नहीं कर रहा हूं, हमें जानना है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव के विषय में। तो चूंकि पूरे भारत में यह दौर चल रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाने का दौर चल रहा था, इसी क्रम में आज का पाकिस्तान, कल का इंडिया एक कराची टू लाहौर, ठीक है, कराची टू लाहौर, इसी तरह उसी क्रम में कराची टू लाहौर में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसका नेतृत्व जो है कनिंघम द्वारा किया जा रहा था। जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, कनिंघम के द्वारा किया जा रहा था। और इसके पास 2 इंजीनियर थे। ठीक है, उनका प्यार से लोग क्या कहते थे, ब्रटन बंधु, ब्रटन बंधु। ठीक है, ब्रटन बंधु। कनिंघम के नेतृत्व में क्या हो रहा था, कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। किसके नेतृत्व में, तो कनिंघम के नेतृत्व में। वो कौन सा दौर था, 1853 से लेकर के 1826 का वो दौर। ठीक है, कराची टू लाहौर। ये इसके नेतृत्व में कौन कौन 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, ब्रटन बंधु जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक का नाम मैं आप लोग को, इसको ये जो है ब्रटन बंधु आपको केवल सिर्फ बुक में मिलेगा। कोई ऐसा बुक है जिसमें से आपको इस दोनों भाई का, ये दोनों भाई थे। ठीक है, ब्रटन बंधु जो लिखा हुआ है ये 2 भाई थे। ठीक है, मैं इसका नाम भी आप सभी को बता दे रहा हूं। इसका नाम था जेम्स बर्टन। ठीक है, क्या नाम था, जेम्स बर्टन, और दूसरा का नाम था विलियम बर्टन, विलियम बर्टन। ठीक है, ये दोनों भाई थे जिनको लोग क्या कहते थे, ब्रटन बंधु। तो इन्हीं लोग के नेतृत्व में वहां पर क्या कर रहा था, ये कराची टू लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं, जब इन्होंने रेलवे लाइन बिछाना चालू किया तो देख रहा है कि जमीन के अंदर जो है बहुत सारे वहां से पुरातात्विक सामान, ईंटें। ठीक है, इमारत से कुछ इमारत को इन लोगों ने देखा। ठीक है, और उसको जो है विस्तृत जानकारी हेतु और आगे थोड़ा बहुत इधर उधर दाहिने बाएं जो है कोड़ना चालू किया।
अगल बगल जो था उस स्थल को खोजना चालू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने और आगे काम नहीं बढ़ा पाया। लेकिन उसी समय से पूरे विश्व में और पूरे दुनिया को, पूरे भारत में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई कि हड़प्पा नामक एक जगह है जहां पर जो है पुरानी ईंटें और जमीन के अंदर से पुराने गांव, पुराने शहर इत्यादि के प्रमाण के साक्ष्य मिलते नजर आ रहे हैं, पर उतना आगे इन्होंने अपना काम को नहीं बढ़ा पाया। ठीक है, अब आता है वह लेकिन पूरे दुनिया के आदमी में यह समाचार फैल गया, यह न्यूज फैल गया। ठीक है, अब आता है वह दौर 1921 का। 1921 का दौर आता है। ठीक है, 1921 में एक व्यक्ति हुआ करता था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, इस व्यक्ति का क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। ये पूरे इंडिया में पुरातात्विक विभाग के, ठीक है, कौन सा विभाग के जी? पुरातात्विक विभाग का यह जो था, यह व्यक्ति, यह पुरातात्विक विभाग का हेड था। कौन? सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये कौन सा दौर है? 1921। 1921 अब हम लोग आ गए हैं। ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व, उस समय क्या था? भारत का पुरातात्विक विभाग का क्या था? हेड हुआ करता था। ठीक है, और इसके नेतृत्व में दो अहम व्यक्ति, ठीक है, दो अहम व्यक्ति काम करते थे, जिनका नाम है, एक का नाम है डी.आर. साहनी, ठीक है, और दूसरे का नाम है आर.डी. बनर्जी। क्या नाम है? डी.आर. साहनी, और दूसरे का क्या नाम है? आर.डी. बनर्जी। डी.आर. साहनी यानी दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। इसको उल्टा कर दीजिए सिर्फ, या अगर यदि याद आप लोग को नहीं होगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, डी.आर. साहनी के बाद आर.डी. बनर्जी कर दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। बात हम कर रहे हैं 1921 का, सन 1921 का वह दौर जब सर जॉन मार्शल जो है यहाँ पुरातात्विक विभाग का हेड हुआ करते थे इंडिया में। तब एक व्यक्ति क्या हुआ? दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या होता है? नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई करी जाती है। कौन सा स्थल? हड़प्पा स्थल की विस्तृत खुदाई किया जाता है। हड़प्पा स्थल की विस्तृत हड़प्पा स्थल की खुदाई करी जाती है व्यापक रूप में, है ना, व्यापक रूप में या बहुत अधिक जगहों पर। ठीक है, 1921 का वह दौर जब किनके नेतृत्व में? चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में दयाराम साहनी काम किया और खुदाई करवाया। किस स्थल का? हड़प्पा स्थल का। अगर यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया, तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये कौन सा सन था? 1921। ठीक है, वो कौन सा जगह था? हड़प्पा। आज अभी अगर यदि पूछेगा तो यह जगह पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, अब जो है दूसरा जो खुदाई हुआ वो 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1922 ईस्वी में। इसका खुदाई का जिम्मेवारी आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आपको टाइटल से देख करके पता चल रहा होगा कि यह अधिकतर मेनली अगर यदि आप देखिएगा तो चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ये सब जो है कहाँ का ये टाइटल है? सभी जानते हैं, बंगाल। ठीक है, तो 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा
एक मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई करी जाती है। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो का खुदाई कब होता है? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा होता है? आर.डी. बनर्जी के द्वारा होता है। मेनली अभी हम 2 स्थल के विषय में ही अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे स्थल हैं, जैसे लोथल, कालीबंगा, घग्गर, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो ये सब मेनली जो है ये बड़ा बड़ा स्थल का हम बात कर रहे हैं। उस समय के दौर में अगर यदि कहा जाए तो यह जो है दोनों स्थल जो है क्या बोलते हैं, हड़प्पा और आपका क्या मोहनजोदड़ो, ये सब बहुत बड़े बड़े शहर थे, बहुत बड़े टाउनशिप थे, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा के विषय में पढ़ेंगे कि वहाँ मकान कैसा, वहाँ का ढांचा कैसा था, बनाने का घर कैसा, किस टाइप के बनाते थे, इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन जब यह दोनों स्थल की खुदाई हो गया तो पूरी दुनिया अचंभित हो गया इस स्थल को देख करके। बहुत व्यापक रूप में बहुत बड़े बड़े शहर का इससे पता चला और लगभग 40 जगह 1947 से पहले, भारत आजाद होने से पहले जो है, जिस समय हमारा पाकिस्तान एक हमारे साथ था, उस समय तक लगभग 40 यानी 1947 तक लगभग 40 स्थलों की खुदाई की जा चुकी थी, ठीक है। अब और आज के डेट में अगर यदि उस चीज को देखेंगे तो लगभग 1400-1500 स्थल की खुदाई करी जा चुकी है, ठीक है। आइए आगे हम लोग फिर देखते हैं। उस समय से पूरे विश्व में यह विश्व को पता चला कि जिस तरह से मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि है, उसी तरह की सभ्यता, उसी तरह की मतलब कि उतने ही विकसित सभ्यता, जो उतना ही विकसित सभ्यता एक भारत में भी पनपी थी, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और पूरे विश्व में ये सभी लोग जानने लगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अब थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानते हैं। अच्छा, ये जो है ये जानना है ये किस किस देश में यह सिंधु घाटी सभ्यता फैला था। तो यह सभ्यता जो है किस किस देश में? अफगानिस्तान में फैला हुआ था, ठीक है। कहां कहां? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। मुख्यतः ये 3 देश में यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था, जिसमें से अगर यदि सबसे स्थल की अगर यदि बात करी जाए, तीनों देश में स्थल की बात अगर यदि करी जाए तो अफगानिस्तान में 2 स्थल की खुदाई किया गया है। पाकिस्तान में अगर यदि देखा जाए, पाकिस्तान में 475 स्थल की खुदाई की गई है। उसके बाद में अगर यदि इंडिया में देखा जाए, इंडिया में तो यह 925 के लगभग, अर्थात अगर यदि तीनों को अगर यदि काउंट कर देते हैं तो लगभग 1400 से 1500 के बीच में स्थल खुदाई किया गया है। इतना विस्तृत रूप से जो है यह सभ्यता की खोज की गई और जानकारी जुटाने में लोग लगे। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं नामांकन के विषय में, इस सभ्यता का नामांकन, ठीक है। आखिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्या हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहा गया, या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हड़प्पा सभ्यता तो इसलिए कहा गया कि वह उसी गांव से शुरू हुआ था। हड़प्पा पाकिस्तान में एक गांव है, उसी गांव से यह खुदाई चालू हुआ था और उस गांव का नाम हड़प्पा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है, यह सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इसका नाम दिया गया, ये इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। एक नदी बहती थी उत्तर से पश्चिमी की ओर, बहुत बड़ी नदी, ठीक है, सिंधु नदी। इस नदी का क्या नाम था? सिंधु नदी। और यह नदी जो है विस्तृत रूप में पाकिस्तान में है, ठीक है।
ये कहाँ पर है, यह नदी कहाँ बहती है, पाकिस्तान में बहती है। तो जब इसकी मोहनजोदड़ो ये सब की जब खुदाई किया गया इसके चारों ओर सिंधु नदी के तटवर्ती इलाके में, ठीक है, तो बहुत सारे टाउनशिप इसके अगल बगल दोनों नदी के छोर में ये सब दिखाई दिए, ठीक है। और बहुत छोटे बड़े शहरों का पता ये सभ्यता ये इस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मिला। इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है लोग क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता रखा। समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। तो सिंधु नदी के चारों बगल जितने भी स्थल उस समय तक खुदाई किए थे पहले, वही जितने भी शहर थे, टाउनशिप थे छोटे बड़े, सभी कहाँ थे, सिंधु नदी के अगल बगल से सिंधु नदी के किनारे थे, ठीक है। इसीलिए इस सभ्यता का क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद जब मिलना चालू हुआ तो वो क्या था, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ मैप में समझिए, आप इस मैप को आप समझिए। ये मान के चलिए कि ये क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक है। हम अभी ये जो है सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी इस तरह बहती है, ठीक है। और यह खुदाई कहाँ पर करी जाती है, ये सब घाटी में जब ये सब खुदाई करी जाती है तो बहुत छोटे बड़े शहरों का पता लोगों को लगता है। इसीलिए, और इस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी नाम है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन धीरे धीरे खुदाई करते करते यह कहाँ पर, यह क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये अब जब इस क्षेत्र में जब प्रवेश करता है, ये सब क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक नदी, आज वह नदी विलुप्त हो चुकी है, जिसके उस समय बहुत बड़ी नदी हुआ करता था, सरस्वती नदी, ठीक है। कौन सा नदी, सरस्वती नदी हुआ करता था, ठीक है। जिसके किनारे, जितना सिंधु नदी के किनारे छोटे बड़े शहरों का पता चला, उससे भी कहीं ज्यादा शहर का पता कहाँ चला, सरस्वती नदी के अगल बगल या सरस्वती नदी के तटवर्ती इलाकों में पता चला। इसीलिए कुछ कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के मतलब सभ्यता के नाम से रखने पर जोर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आज यह सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब इसको थोड़ा सा, इसके विस्तार को थोड़ा सा मैप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, इसके विस्तार को थोड़ा सा मैप में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक इंडिया का मैप बनाइए, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। मोटा मोटी बना दे रहे हैं, ऐसा पूरी तरह से नहीं उतार। ये मान के चलिए ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप है। इसका जो फैलाव था, इसका जो विस्तार था, क्या जान रहे हैं हम लोग, विस्तार के विषय में जान रहे हैं। यह कहां कहां तक फैला हुआ था, इस विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, यहाँ अभी जगह का नाम बता दे रहा हूं। उसके बाद यह क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, इसका भी नाम बता दे रहे हैं। उसके बाद में एक जगह यहाँ है, ठीक है, और एक जगह यहाँ है, ठीक है। देखिए ये जो है, ये जो उत्तर में, जो साउथ में ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ में जो देख रहे हैं, इस जगह का नाम था मांडा। ये पड़ता है J&K में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र से, ठीक है, ये जो है चिनाब नदी के किनारे ये है, ठीक है। कौन सा नदी, चिनाब नदी के किनारे। मांडा से लेकर के शुरू होता है। अगर यदि क्या बोलते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण आइएगा तो यहाँ सीधा दैमाबाद एक जगह है, दैमाबाद, ये पड़ता है महाराष्ट्र, ठीक है। और यह जो है गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी, ठीक है, दैमाबाद है ना। और उसके बाद में यह जो है, यह बलूचिस्तान का नाम आप सुने होंगे, जिसका नाम था सुतका गेंडोर। क्या नाम था, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर यह पड़ता है बलूचिस्तान में,
ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। ये दासक नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, कौन सा नदी? दासक नदी। और एक आता है यहाँ पर आज का मेरठ, और उस समय कहा जाता था आलमगीरपुर। क्या कहा जाता था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, आज का ये कहाँ पड़ता है? यूपी स्टेट में पड़ता है ना, यूपी। और यह जो है आज का अगर यदि पूछेगा तो यह मेरठ। ठीक है, कहाँ पर है? यह मेरठ में है। तो इस तरह से इसका फैलाव था। अर्थात अगर यदि क्वेश्चन में आवे कि इसका विस्तृत फैलाव उत्तर से दक्षिण या तो उत्तरी छोर का क्या नाम था, तो यह था मांडा। यह पड़ता है जम्मू कश्मीर। और कौन सा नदी के तट पर? तो चिनाब नदी के तट पर। और साउथ में अगर यदि पूछा जाए तो यह पड़ता है दैमाबाद। दैनाबाद कहाँ पर? यह गोदावरी नदी के तट पर, महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, फिर अगर यदि पूर्वी क्षेत्र, इसका पूर्वी क्षेत्र पूछा जाए तो इसका पूर्वी क्षेत्र कहाँ तक इसका फैलाव था? आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है। आज इसको मेरठ बोलते हैं। ठीक है, और अगर पश्चिम में अगर यदि पूछा जाए तो बलूचिस्तान में एक सुतका गेंडोर है। ठीक है, दशक नदी के किनारे, यहाँ तक इसका विस्तृत फैलाव था। कौन सा, किस सभ्यता के विषय में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। ठीक है, अगर यदि इसकी बनावट की बात की जाए, बराबर किसी कंपटीशन में, किसी ये परीक्षा में देखा जाता है, एग्जाम्स में देखा जाता है, इसके बनावट के विषय में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसके बनावट के विषय में। तो इसके बनावट के को देख करके आप समझ गए होंगे कि इसकी बनावट कैसी थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता का अगर यदि पूछा जाए कि किस आकार तक इसका फैलाव था, तो इसका क्या था? त्रिभुजाकार। ठीक है, क्या था? त्रिभुजाकार। इसका फैलाव क्या था? त्रिभुजाकार। कहां से कहां तक गया था ये भी जान गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका लंबाई चौड़ाई के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ठीक है, ये कहां था? मांडा। और ये कहां था? दैमाबाद, दैमाबाद। और ये कहां था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहां था? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, है ना, यही जगह था। अगर यदि आप लोग से अगर यदि पूछेगा कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी लंबाई क्या थी, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी लंबाई, इसका फैलाव क्या था, तो यह था 1400 किलोमीटर। कितना था? 1400 किलोमीटर तक यह क्षेत्र फैला हुआ था। और अगर यदि इसकी चौड़ाई के विषय में पूछा जाए कि पश्चिम से पूरब अर्थात पूरब से पश्चिम, तब इसकी चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई था 1600 किलोमीटर। कितना था? 1600 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर यदि इसका विस्तार जो है इंडिया में अगर यदि पूछा जाए, ठीक है, इंडिया में तो इंडिया में इसका विस्तार जो था, यह अगर यदि उत्तर से अगर यदि हम लोग शुरू करते हैं तो एक क्या है? जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर। कहां था? जम्मू कश्मीर। दूसरा कहां था? आपका ये पंजाब, पंजाब में भी बहुत स्थल की खुदाई हुआ है। हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद कहां जाते हैं? गुजरात। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहां जाते हैं? गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कहां? फिर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कहां? उत्तर प्रदेश। कहां आते हैं? उत्तर प्रदेश। तो इन सारे स्टेट्स में जो है, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ, खोज हुआ। इन सब सारे जगहों से इनके होने के
प्रमाण मिले हैं। लेकिन अगर यदि सर्वाधिक अगर यदि पूछा जाए, इतने सारे स्टेट जो दिए गए हैं, इतने सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिला है, तो सबसे ज़्यादा स्थल किस स्टेट में मिला है? गुजरात में मिला है। कहाँ पर मिला है? गुजरात में मिला है। यहीं पर गुजरात में ही लोथल एक स्थल हुआ करता था, जहाँ चावल होने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो गुजरात क्यों वहां पर ये उतना था? तो गुजरात क्या बोलते हैं, लोथल जो था, लोथल उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता होगा, ऐसा साक्ष्य होने के प्रमाण मिले हैं। ऐसा होने के प्रमाण मिले हैं कि क्या हुआ है, गुजरात का लोथल जो था इस सभ्यता का क्या था? इस सभ्यता का बंदरगाह था। अर्थात यह सिंधु नदी, जितने भी टाउनशिप बसे हुए थे, सब नदी घाटी के तट पर बसे हुए थे। कहां पर बसे हुए थे? सब जितने जहां जहां भी स्थल की खुदाई हुआ, सभी स्थल के अगल बगल यानी सभी शहरी जो क्षेत्र थे, जितने भी शहर हुआ करते थे, सब नदी के तट पर बसे हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? तो मेनली अगर यदि देखिएगा, दिमाग में जोर डालिएगा, तो उस समय जो है व्यापार की दृष्टिकोण से यह बहुत ही सुविधाजनक लोगों को होती होगी। समुद्र के किनारे लोग आते होंगे, नदी के रास्ते आते होंगे और व्यापार करने में आपस में एक दूसरे में सुविधा होती होगी। इसीलिए यह जो था, और उस समय गुजरात जो था वह क्या था, लोथल जो था, लोथल बंदरगाह वो जो था काफ़ी प्रसिद्ध था। और मुझे लगता है, या तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं, आज भी है, ठीक है। इसीलिए जो है ये क्या था, लोथल उस समय का बंदरगाह था। इसके आगे की जानकारी अगली वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।